हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ पेपर 2015 के सेकंड शिफ्ट के पेपर की। सेकंड शिफ्ट का पेपर जैसा कि आपको पता है सितंबर में लगता है, बस वही पेपर है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस सीरीज नहीं देखी हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 2011, 12, 13, 14 एंड 15 इन सभी के पूरे पेपर सॉल्व करा दिए हैं। क्लियर 20 के करीब 6-7 पेपर सॉल्व कराए गए हैं और इन सभी को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे बेटा। और सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखें, इम्पोर्टेंट पेपर है, नई नई ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 3 की पावर x के प्रसार में x की पावर 10 का गुणांक पूछा है। किसका गुणांक पूछा बच्चों? x की पावर 10 का। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए पहले a की पावर x का जो प्रसार होता है बेटा, ये होता है 1 प्लस x log बेसी a प्लस x log बेसी a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और ऐसे ही आप देखोगे कि अगर x की पावर 10 का करें तो वो क्या होगा, x log बेसी a की पावर 10 और अपॉन फैक्टोरियल में भी क्या आएगी 10, और बाद में आगे प्रसार ये और बढ़ जाएगा। क्लियर। ये अब आपसे कोई पूछे सर ये प्रसार कहाँ तक जाता है, तो आप कहोगे इन्फिनिटी तक जाता है। अब आपको तो लेकिन x की पावर 10 से मतलब है, तो x की पावर 10 का जब आप गुणांक ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर बेटा x को अब नहीं लिया जाएगा गुणांक के, इसलिए आप बाकी उसके साथ वाले को लो। क्या है साथ में? log बेसी a की पावर 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10। अब आप ये देखो log बेसी a को इसने शॉर्ट में क्या लिख दिया है बेटा, log a लिख दिया है। ठीक, log a अपॉन फैक्टोरियल 10, और ये सॉरी यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा, ये log a है बेटा। क्लियर, log बेसी a। यहाँ पर अब एक सेकंड, यहाँ पर देखिए एक कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये देखो ये बेटा x की पावर 10 का गुणांक आ गया, कितना? log बेसी a की पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। लेकिन आप ये देखो यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी दी थी, ये तो a की पावर x का है, आपको पूछ किसका रहा है? 3 की पावर x का, तो a की वैल्यू 3 रख दो। और log बेसी a को आप शॉर्ट में इस तरह lg भी लिख सकते हो, और a की वैल्यू कितनी है 3 होल पावर 10 अपॉन फैक्टोरियल 10। तो आप देख सकते हो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होते तो शॉर्ट हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं, तो आप ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू दी हुई है बेटा और इसकी वैल्यू पूछी है। ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। आप यहाँ ये देखो बेटा, इन दोनों में यहाँ क्या दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2। क्लियर। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो चलिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x की वैल्यू आपके सामने दी हुई है। आपको पता है बच्चों, ये दो वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आपने देखा होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं और इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। चलिए ओमेगा स्क्वायर ले आओ। क्या है बेटा? -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2। और जैसे ही माइनस ओमेगा करोगे तो आपके अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे। ये चलिए यहाँ हो गया +1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ये माइनस का 2 है। अब आप यहाँ एलसीएम ले रहे हो 2 बच्चों, तो क्या बच रहा है? -1 प्लस आयोटा √3, और ये 1 प्लस आयोटा √3 -4। अब आप देख रहे हो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है आयोटा और आयोटा 2 आयोटा √3 -4, और इनमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आयोटा √3 -2। ये वैल्यू किसकी होगी बेटा? x की। ठीक, चलिए अब वो कह रहा है यहाँ x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो थोड़ा ध्यान से। चलो कैसे करोगे? 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आयोटा √3। चलिए 4x का मतलब जो भी x आया उसमें 4 से इंटू करो, तो 4 आयोटा √3 -8, और ये प्लस में 7 चल रहा है। यहाँ आप देखो 7 और 4 11, तो ये हो रहे हैं, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 और -8 ये भी -11 हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। सारे क्वेश्चन बेटा बढ़िया। अब देखो कई बार आपने देखा होगा बेटा पेपर बिल्कुल इजी आता है
और कई बार पेपर ऐसा होता है जिसमें सारे क्वेश्चन ही बढ़िया आते हैं। अब ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है कि आपके पास कौन सा पेपर आता है किस शिफ्ट में। तो किसी भी सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आपने देखा नवंबर में भी एग्ज़ाम हुए थे, तो 4 नवंबर से आपके कई शिफ्ट में पेपर आए थे, लेकिन 4 नवंबर का पेपर सबसे हार्ड था, बाकी सबसे इजी था और बाकी फिर डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ था, जबकि रिजल्ट तो सबका सेम आना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्या है देखिए। समीकरण जिसका एक मूल 2 + 5 आयोटा है और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या आता है। आपको पता है अगर एक मूल 2 + 5 आयोटा है तो दूसरा इसका कंजुगेट यानी 2 - 5 आयोटा होगा। अब इन मूलों का बेटा योगफल करके देखो क्या होगा। योगफल 2 और 2 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इनका गुणनफल करके देखो तो a + b × a - b, a² - b², तो ये हो रहा है 4 - 25 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 29 हो गया। ठीक, अब आपको समीकरण पता होगा कि ये होता है x² - योग × x प्लस गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ बच्चों x² - योग कितना है, देखिए ये रहा 4 इंटू में x प्लस गुणनफल ये रहा 29 बराबर में 0। ऑप्शन आप मिला सकते हो, कौन सा है बच्चों, ए ऑप्शन है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो ये कह रहा है AM और HM दो संख्याओं का क्रम से 27 और 12 है। AM यानी अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, जिसे कैपिटल A कहते हैं, ये तो 27 है। और HM जिसे हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य कहते हैं, वो आपका 12 है। अब ज्ञात क्या करना है आपको, GM ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। तो G² इक्वल क्या होता है बेटा, AH। तो G² इक्वल AH, ए कितना है 27 × 12, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ रूट लगेगा। तो G इक्वल फैक्टर कर लो बेटा, कितने फैक्टर हो जाएंगे, 27 के क्या करोगे 3 × 3 × 3, और 12 के क्या करोगे 2 × 2 × 3। चलो पेयर बना लो। पेयर किस किस का बन रहा है बेटा, 3 का, 3 का, 2 का। तो ये 3 × 3 9 × 2 हो गया 18। चेक करो कोई ऑप्शन है, ये रहा। इस फॉर्मूले को याद रखना। ये फॉर्मूला बेटा कब काम आता है, जब कोई दो माध्य पता हो और तीसरा ज्ञात करना हो। चलिए यहाँ देखते, इन हाउ मैनी वेज 6 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप कैन बी इन 4 फिंगर्स। ये कह रहा 4 अंगुलियों में 6 अंगूठियाँ कितने प्रकार से पहनी जा सकती हैं। अब देखो ध्यान से, आप ये बताइए कितनी अंगूठियाँ हैं आपके पास, 6। तो इसका मतलब आपको 6 बार एक्सपेरिमेंट करना है। कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है, 6 बार। अब पहली अंगूठी के लिए आप ये बताइए कि कितनी अंगुलियां मौजूद हैं। तो पहली अंगूठी के लिए 4 ऑप्शन हैं, यानी कोई सी भी उंगली में वो अंगूठी पहनी जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ हो जाएगा, पहले में 4 विकल्प हो जाएंगे। लेकिन दूसरी अंगूठी के लिए भी 4 ही हैं, क्योंकि किसी उंगली में 2 अंगूठियाँ भी हो सकती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही रहेगी। तो यहाँ 4 4 4 4 4, और यहाँ आप देख सकते हो कि 4 की पावर क्या हो रहा है, 6। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत काम के होते हैं। ये जैसे आपने इस तरह के कई बार देखे होंगे कि 5 पत्रों को 7 पेटियों में कितने प्रकार से रख सकते हैं, या 3 रूमाल को 2 जेबों में कितने प्रकार से रख सकते हैं। इस तरीके के खूब क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। अब आपको पता है 3 सिक्कों के उछाल की जो समष्टि होती है वो क्या होती है, HHH, TTT, HHT, HTH, THH एंड आपका TTH, THT एंड HTT। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल चांस ये कितने हो गए, 8। अब ये तो कुल स्थितियां हैं। अब ये देख लो उसे कितनी चाहिए, वो कह रहा अधिक से अधिक एक शीर्ष यानी एक हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक, यानी उसे 2 हेड वाले नहीं चलेंगे और 3 हेड वाले भी नहीं चलेंगे।
तो 2 हेड और 3 हेड वाले काट दो, 3 हेड वाला कट जाएगा, 2 हेड वाले भी कट जाएंगे, तो बचे कितने 4। तो आपका अनुकूल स्थितियां हो गई 4। और प्रायिकता का बेटा क्या सूत्र है, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब आप देखो नंबर ऑफ ही यानी अनुकूल है 4 और नंबर ऑफ एस कुल कितनी है 8। आप चाहो तो इन्हें 4 से काट सकते हो, तो 1/2 हो गई। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर, आगे चलेंगे। हाँ, इसको देखते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई की पावर n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n इफ n इज इवन। यानी वो कह रहा अगर n सम हो तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। देखिए बेटा, आप क्या करें, इसमें n की जगह कोई भी पद ले लो, है ना। जैसे मान लो n की जगह मैंने 4 ले लिया। कितना ले लिया, 4, ठीक है। n इक्वल मैंने 4 ले लिया। अब यहाँ n की वैल्यू रख के देखो, 4 का आधा क्या हुआ 2, 4/2 यानी 2 और 1 3, 4 + 1 यानी 5/2, और यहाँ 4 में से 1 गया 3/2। ये ध्यान रहे आप जो भी वैल्यू लें उसके लिए 4 ऑप्शन अलग अलग आने चाहिए, नहीं तो 2 ऑप्शन एक जैसे आगे तो कुछ और वैल्यू लेके दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलो n की वैल्यू इसमें रख दो आप, है ना। ये तो यहाँ x प्लस वाई की पावर 4। आप पहले ये देखो बेटा कि x प्लस a की पावर n जो होती है वो क्या होती है, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर, nc3 x की पावर n माइनस 3a क्यूब और nc4 x की पावर n माइनस 4a4। अब 4 ही ली थी, आपको a4 तक ही जाना था। अब इसमें अगर मैं x माइनस a की पावर n करूं बच्चों, तो देखिए उसमें क्या होगा बच्चों कि उसमें जो है आप ये देखिए कि जो एक पद प्लस का आएगा एक माइनस का, तो एक तो ये कटेगा और एक ये कटेगा, तो बचेंगे कितने, एक पद ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये, यानी 1 2 3। अब ये देखो 3 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो ये आपका बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। क्लियर, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, a इंटू एडजॉइंट ए कभी भी पूछा हो, a इंटू एडजॉइंट ए, तो इसके लिए टाइम खराब मत करना, इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है mod a इंटू आई। mod a कैसे निकालेंगे, वज्र गुणा बीच में माइनस, तो 3 चौके 12 में से 2 गया 10। आई की वैल्यू क्या होती है 1001, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 10 0 0 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, सी। चलिए सीधा नेक्स्ट पर। मॉड ए डिटर्मिनेंट ए 8 दे रहा है। ओ ऑफ ए ऑर्डर होता है, इसको एन कहते हैं। ऑर्डर का मतलब है कोटि, यानी कितने पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। तो अगर किसी आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभ है तो उसकी कोटि 3 होगी और उसे एन कहेंगे। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक होती है बेटा, मॉड ए की पावर n माइनस 1। मॉड ए कितना है बच्चों 8, पावर n कितनी है 3, 3 माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर यानी हो गया बच्चों कितना 64। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल ये दे रहा है आपको और एफ इनवर्स लाना है। एफ इनवर्स का मतलब होता है बेटा कि इसका आपको व्युत्क्रम फलन लाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ट्रिक क्या होती है, पहले आप इस फंक्शन को, अभी ये देखो एफ ऑफ एक्स को तो पहले वाई मान लो, अभी यहाँ y का मान x के पदों में है, लेकिन इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, यानी अब आप x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं x का मान ज्ञात करूँ तो 3 का इंटू में ये 3y माइनस 5 हो रहा है। अब लास्ट में क्या करते हैं, x की जगह तो f इनवर्स x लिख देते हैं और y की जगह x लिख देते हैं, ये आपका हो जाता है इनवर्स। तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिमिट का है, बिना टाइम वेस्ट किए एल ऑपिटल रूल लगा दो। इस रूल में क्या होता है बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, नीचे का अलग। तो 1 का क्या होगा 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और x का 1। लिमिट रख देंगे, x की जगह 0 रखोगे तो आप देखोगे माइनस का 1/2 आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन है। आगे
एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये कह रहा है ये फलन किस अंतराल में वर्धमान है। वर्धमान के लिए आपको पता है बच्चों एफ डैश एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन, अवकलन करो इसका क्या होगा 3x² माइनस 6x। क्लियर, 3 का भाग लगा दो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x। ठीक है, अब इसमें ये देखो जो भी ऑप्शन होगा बेटा उसके लिए ये x² माइनस 2x 0 से बड़ी आनी चाहिए पॉजिटिव। तो चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। चलो पहले मैं इसको ही देख लेता हूँ, सी को क्या कह रहा है x ग्रेटर देन 2 के x 2 से बड़ा लो। तो अगर हम x 2 से बड़ा लें तो आप देखोगे 2 का वर्ग हो रहा है 4, 2 से बड़ा यानी 3 ले लो, 3 का वर्ग 9 और 2 तिया 6, तो 9 में से 6 गया 3 जो कि पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो यानी x ग्रेटर देन 2 हमको बिल्कुल चलेगा, इसमें अपने को बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए की पावर x का बेटा इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, ए की पावर x log a होता है। a कितना है यहाँ 13, तो a की वैल्यू अगर 13 रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा 13 की पावर x अपॉन log 13। फॉर्मूला जरूर लर्न कर लेना, लिख लेना अलग से। क्लियर, आगे चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बेटा, अवकल समीकरण, और देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। ठीक, देखो ध्यान से dy dx इक्वल, इसमें बेटा पहले करते हैं एक मेथड जिसको कहते हैं चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कैसे करते हैं देखिए, y अपॉन एक्स इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। यहाँ बच्चों क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करोगे तो y वाले एक तरफ आएंगे और x वाले आप देखो एक तरफ आएंगे। कुल मिला के ये कंडीशन बनेगी, इंटीग्रेशन करो। 1 अपॉन वाई का क्या होता है log y, 1 अपॉन एक्स का log x, और क्योंकि ये दोनों log में है तो आप c को भी log में ही लो। अब ये log x इधर आएगा तो प्लस का होगा, और आप जानते हो जो log में प्लस में होते हैं वो गुणा में आ जाते हैं। तो log से log गया, yx इक्वल c, ऑप्शन मिला लो बेटा, कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर पिक्चर है बच्चों ये। तो टाइम वेस्ट अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका टाइम बच्चों बहुत कीमती है। आप देखते हो इजी क्वेश्चन में, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। आगे चलें, चलिए देखते हैं tan 15 प्लस cot 15। ये तो डायरेक्ट ही है बेटा, tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस √3 और cot 15 की 2 प्लस √3। ये 2 प्लस 2 हो गया 4। अब देखो है तो ये इजी, लेकिन कर वही पाएगा जिसको ये वैल्यू पता हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस √2। देखते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। आपको पहले अगर मैं कोसेक को साइन में लिखूं तो ये बेटा उल्टा हो जाएगा, और आप एक रूल जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो इसे माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये माइनस बाहर आएगी, और 1/√2 को बेटा अपन साइन 45 यानी साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन किसको खाएगा, साइन इनवर्स को, बचा क्या माइनस π/4। क्लियर, ऑप्शन आपका बी है। चलिए नेक्स्ट, इस रेखा का झुकाव, झुकाव का मतलब होता है थीटा की वैल्यू। अब आप जानते हो कि थीटा कैसे निकलेगा। देखो थीटा बच्चों कैसे निकलेगा, पहले हम इसका m निकालेंगे। m क्या होता है, m का सूत्र होता है -a/b। ये आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। a क्या होता है, x का गुणांक, वो √3 है। b का मतलब होता है y का गुणांक जो कि -1 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, m का मान हो गया √3। m का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, और √3 को क्या लिखते हैं tan 60। tan से गया tan, तो थीटा क्या आ गया 60। ये हो गया ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर बच्चों, चलो नेक्स्ट। ये कह रहा मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर दिया है 2 और 1, और पूछा क्या है मॉड ऑफ a माइनस बी पूछा है। ये सॉरी ये √3 है, वैल्यू आपको थीटा की लानी है। देखते हैं, आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसे स्केलर प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जिस प्रकार आप जानते हो कि मॉड ए वेक्टर स्क्वायर को कोई भी व्यक्ति
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता है। उसी तरीके से मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर को कोई भी व्यक्ति ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकता है। क्लियर? अब देखते जाना, ये तो आपका चल ही रहा है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो ए वेक्टर का दोनों से, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का बी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बी का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आपकी ए माइनस बी की वैल्यू चेक कर लो कितनी, √3 का स्क्वायर हो गया 3, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बच्चों क्या होता है, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर ध्यान देना, और ए डॉट बी आपका हो गया 2a डॉट बी, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाना, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 2 दी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मॉड बी वेक्टर की दी है 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से देखना, ये कितना है 4 और 1 5, तो ये उधर जाएगा, 3 में से 5 गया -2 इक्वल -2 इंटू मॉड ए वेक्टर कितना है 2, मॉड बी वेक्टर कितना है 1 इंटू कॉस थीटा। तो ये -2 से -2 गया, ये 2 कहाँ आएगा अपॉन में, कॉस थीटा इक्वल 1/2। 1/2 आप जानते हो कॉस में बच्चों 60 की है, जिसे π/3 कहते हैं। तो ये एक लाइन आपकी छूट गई, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। यहाँ मैं दोबारा रिवाइजन करा देता हूँ। देखो यहाँ से आपने नहीं देख पाया होगा, मॉड ए वेक्टर हुआ था कितना 2 का स्क्वायर 4, मॉड बी वेक्टर कितना था 1 का स्क्वायर 1, और ए डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हो स्केलर प्रोडक्ट में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये मॉड ए मॉड बी की वैल्यू ये थी 2 और 1, ये रख दी, थीटा आ गया 60 को क्या कहते हैं π/2। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अगर दीर्घवृत्त की नाभिलंब लघु अक्ष का आधा है तो वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, ई की। देखते हैं ध्यान से, दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है 2v² a, और लघु अक्ष होती है 2b, और ये है उसका आधा। तो आप देखो 2 से गई 2, b से गई एक b, तो यहाँ बचेगा अपना कितना b इक्वल a का क्रॉस गुणा a/2। आप कहोगे सर b की वैल्यू थोड़ी पूछी है, वैल्यू तो e की पूछी है। तो बेटा दीर्घवृत्त के लिए फॉर्मूला आप लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। उत्केंद्रता समीकरण क्या होता है, b² इक्वल a² 1 - e²। चलो b² की जगह क्या होगा, ये a² इक्वल a² इंटू 1 - e²। a² से a² गया 1 उधर, तो ये होगा 1 - e² इक्वल 1। ये 1 उधर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1/4 था, ये 1 उधर जाएगा माइनस का, तो 1/4 में से माइनस का 1, ये 1/4 में से माइनस का 1 होगा तो माइनस के 3/4, माइनस से माइनस गई, स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल √3/2, और ऑप्शन है बी। क्लियर? तो ये बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है सभी, है ना, कोई खास बात नहीं है। अगला देखिए, फिर से कोऑर्डिनेट का आ गया। ये ध्यान रहे, जिस पेपर में भी बच्चों कोऑर्डिनेट ज़्यादा आएगी उसका लेवल अपने आप एक यूनिक लेवल रहेगा, और ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना जरूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मॉड्यूल तो बच्चों यही है कि सब में से एक आए, लेकिन आप जनरली पेपर में देखते हो कि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि टॉपिक तो है 30 और जबकि क्वेश्चन आते हैं 25, तो कुछ टॉपिक छूट ही जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक टॉपिक में 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। क्लियर? ये तो हमेशा ये मत ध्यान रखना कि पूरे 30 टॉपिक आएंगे ये। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर ये एक पैराबोला यानी परवलय का समीकरण है, किसका समीकरण है बच्चों, ये परवलय का, तो डायरेक्ट्रिक्स पूछी है, डायरेक्ट्रिक्स यानी आपसे नियता पूछी है। चलिए देखते हैं ये कैसे आएगी डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता। इसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको एक
देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के टाइप में बनेगा आगे चल के, क्योंकि वाई पे स्क्वायर है। तो उस टाइप की जो नियता होती है बच्चों, वो होती है x इक्वल -a। अब आपको x का और a का मान मिलेगा। देखो x इक्वल -a कहते ही दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए। कौन कौन से? एक तो ये कट गया, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax की नियता, नहीं सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गई। वाई स्क्वायर 4ax का परवलय यूं बनेगा और इसकी नियता होगी ये। तो ये किसके समांतर है? वाई अक्ष के। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर -a ही होगा। सही है, -a इसलिए क्योंकि ये इधर की साइड है, और यहाँ कैपिटल X में ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल x सवाल में है। अब आपको कैपिटल X और स्मॉल a की वैल्यू निकाल के लानी है। क्लियर? देखो अब सबसे पहले बच्चों, ये वाई स्क्वायर -4y है, 2x और 8 को उधर ले गए, किसका हो गया? प्लस का। यहाँ क्या करें? 4 ही इधर जोड़ दो और 4 ही इधर जोड़ दो, तो 2x + 12। आप ये देखो, इसमें ये को क्या लिख सकते हैं? y - 2 का होल स्क्वायर, और इसमें 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x + 6 आएगा। अब इसकी तुलना बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल 4ax से जब आप करेंगे तो आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या हो रही है? y - 2, कैपिटल X की वैल्यू हो रही है x + 6, और 4a की तुलना जब आप 2 से करोगे बच्चों तो a की वैल्यू 2/4 यानी 1/2 होगी। क्लियर? अब यहाँ किस किस की वैल्यू मांग रहा है? x की और a की। तो x की क्या वैल्यू है? x + 6, और a की क्या वैल्यू है? 1/2। ये 6 उधर जाएगा, किसका? माइनस का। तो ये 2 × 12, 12 और 1 माइनस के हो गए 13/2। तो x बराबर -13/2, ये आपका ऑप्शन हो गया सी। देखिए, जो भी क्वेश्चन बच्चों आपको थोड़ा ट्रिकी लगे और कम समझ में आए, उसको एक बार उस वीडियो को रिपीट ज़रूर करके देखें। क्लियर? क्योंकि ये सब प्रीवियस पेपर है बेटा, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 21। देखो, x अक्ष पर लंबवत और बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली समतल का समीकरण। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि ये मान लो 3D एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है y और ये है z। अब मान लो ये है कोई पॉइंट, जैसे मान लो जैसे इसने दे रखा है, ये कोई पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3। समझना, डायग्राम से समझा रहा हूँ। अब मान लो जब कोई रेखा x अक्ष पर लंबवत होगी तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि वो सिर्फ किस पर परपेंडिकुलर बनाएगी? वो आपकी बनाएगी x अक्ष पर। वो x अक्ष को काटेगी सिर्फ, क्योंकि वो y और z के समांतर हो जाएगी। और x अक्ष पर काटेगी तो केवल ये वाला कोऑर्डिनेट काम आएगा। ये कौन सा है? 1। क्लियर? ये तो इस रेखा का समीकरण होता है x = 1। क्लियर? ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। आप कहोगे सर इसमें आपके y और z क्यों नहीं आए? क्योंकि बेटा y और z पर पैरेलल है, तो उसके दिक्कनपात 0 हो जाएंगे। आगे चलो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? इकाई सदिश। पैरेलल यानी समांतर। ये कह रहा है कि कोई इकाई सदिश है, वो x - y प्लेन के समांतर है। x - y नहीं, सॉरी, ये इसने xy को ही, ये डैश है, मतलब x' y यानी xy लिख पढ़ सकते हो, xy प्लेन यानी एक इकाई सदिश है जो xy तल के तो समांतर है और परपेंडिकुलर टू यानी इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो, एक बात तो क्लियर है बच्चों कि xy के समांतर है, तो इसमें i और j ही आएंगे, तो k तो आएगा नहीं। तो k वाला तो पहले ही हटा दो। चलो, k वाले दोनों ऑप्शन गायब। अब बचे ये दो। अब वो कह रहा है इसके क्या है? लंबवत। तो लंबवत वालों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। तो आप इसका और इसका प्रोडक्ट करके देखो, फिर इसका और इसका। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। तो पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे तो +-1/5, i का i में 1 होता है, तो ये 4 का 3 में हो गया 12, -3 का 4 में करोगे -12, तो 12 - 12 क्या हो गया? 0। अब आप देख रहे हो कि 0 आ गया, इसका मतलब 0 ही अपने को चाहिए था, तो अपना काम बन गया, बाकी कोई अपने को मतलब नहीं है। इस तरीके से देखो, आप मौखिक निकाल सकते हो। अब आप देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस होगी तो आप ऑप्शन देखकर ही उड़ा दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टैंडर्ड डेविएशन कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन। ये 5 चीज़ें दी हैं, इनका पूछा है मानक विचलन। अब मानक विचलन कैसे निकालते हैं बेटा? देखो ध्यान से। मानक विचलन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी इनके वर्गों का योग। तो आप देख रहे हो 25 का 5 बार जोड़ोगे 125 हो जाएगा, और एन यानी 5 संख्याएं हैं। सिग्मा एक्स यानी इनका योग, तो इनका योग तो 25 हो रहा है, और एन बच्चों कितनी है? 5 और स्क्वायर। ध्यान देना, 5 से कटेगा ये आपका 25 बार, 5 से ये 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 0। क्लियर? आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से स्टैटिक्स का है बेटा। देखो स्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसे कि मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, और जबकि होता ईजी है। जब आप एग्ज़ाम में इसकी ट्रिक अगर जानते होगे तो आप देखोगे इसमें 10-20 सेकंड के अंदर ही आप 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक्स के कर सकते हो, तो जो कि टाइम बच जाएगा और बाकी में टाइम काम आएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये तो स्टैटिक्स तो ईजी होती है, लेकिन बेटा एग्ज़ाम में वही गच्चा देती है और फिर आता नहीं है अपने को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है अगर इनका प्रसरण v है तो फिर इनका प्रसरण क्या होगा। देखो यहाँ एक टॉपिक बता दूं मैं आपको कि अगर x1 x2 डॉट डॉट xn ये कोई एलिमेंट है और इनका प्रसरण मान लो अगर कोई जैसे v है, तो अगर इन सभी संख्याओं में कोई व्यक्ति k से गुणा करे, जैसे k से गुणा करे इन सभी आंकड़ों में, और फिर पूछे आपसे कि अब इनका प्रसरण क्या होगा, ठीक, तो वो आपका हो जाता है k स्क्वायर इंटू वी। प्रसरण को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वेरिएंस समझ सकते हैं। क्या होता है, यानी जब आप आंकड़ों में किसी राशि का गुणा करते हो तो प्रसरण में उसका गुणा नहीं होता बल्कि उसके स्क्वायर का गुणा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ आप देखो कि इनका प्रसरण कितना है v, तो आपने क्या किया 2 का 4, 4 का 8, 5 का 10 यानी डबल किया है। तो अगर आप आंकड़ों को डबल करोगे तो प्रसरण जो है वो डबल नहीं होगा, वो उसमें आपका 2 का स्क्वायर का गुणा होगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4v हो जाएगा। क्लियर? ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मान लो वो इन आंकड़ों में 3 का गुणा करता तो 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाता। नेक्स्ट, बिंदु -1 2 का रेखा इतने से बने प्रतिबिंब का निर्देशांक। यहाँ समझना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले आप जानते हो बच्चों y बराबर -x ये किस तरह की रेखा है, y बराबर -x इस तरह से जाएगी। चलिए ये हो गया। अब 1, -2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका? 4th में। 1, -2 प्लस माइनस ये सॉरी -1, -2 -1, तो सेकंड में आएगा, तो -1 और 2 यानी लगभग इधर रहेगा -1, 2। अब इसका क्या पूछा है बेटा? इसका पूछा है अपने से प्रतिबिंब। क्या पूछा है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखना बच्चों होगा क्या इसका, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? इधर तो कहीं बनेगा नहीं। प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर, इधर ही बनेगा। अब इधर बनेगा तो इसका मतलब या तो वो दूसरे चतुर्थांश में बनेगा या आगे चल के तीसरे में बनेगा। ये तीसरा चतुर्थांश है। तो आप देखते हो दूसरे चतुर्थांश के तो चिन्ह होते हैं -+ और तीसरे के होते हैं -। माइनस का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये तो गया तीसरा, तो इधर बन नहीं सकता। तो ये ध्यान रहे, जैसे मान लो ये है 1, -, तो ये तो प्लस माइनस है, तो ये तो किस में आएगा? चौथे में। ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ये 2, -1 ये भी प्लस माइनस यानी चौथे में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो -+ यानी बचा ये, तो यानी ये हो सकता है। लेकिन अभी हम चौथा एक नन भी है कि ये हो सकता है नहीं भी हो। अब ये ध्यान रहे कि अगर ये प्रतिबिंब हुआ, जैसे मान लो अगर हम इसे ही मान लें प्रतिबिंब, तो इसका और इसका जो मध्य बिंदु आएगा वो रेखा पर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है और मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु और प्रतिबिंब का मध्य बिंदु हमेशा रेखा पर होता है। तो इनका मध्य बिंदु निकालो एक बार, -1 और -2 कितना हो गया? -3/2। चलिए
2 और 1 3/2। और यहाँ देख रहे हो y बराबर -x, यानी ये दोनों बराबर हैं, चिन्ह में विपरीत है जो कि यहाँ आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका चतुर्थांश से भी क्लियर हो रहा है और मध्य बिंदु से भी संतुष्ट हो रहा है, इसलिए हम अपने ऑप्शन को किसे मानेंगे, सी को ही मानेंगे। क्लियर। तो ये था बेटा 2015 का इम्पोर्टेंट वीडियो। बाकी वीडियोस देखने के लिए बच्चे प्लेलिस्ट को ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में करीब 20 प्लेलिस्ट दी हुई हैं बेटा, 20 प्लेलिस्ट, जिसमें अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग ट्रिक्स हैं। सभी से आप बेनिफिट ले सकते हो और अपनी मैथ में पकड़ बना सकते हो। और बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।